Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to do the part 2 of input tax credit. तो जिसने पार्ट 1 ना देखा हो, मेरी दरख्वास्त है कि पहले वो पार्ट 1 देख ले सो दैट उसको पार्ट 2 थोड़ा बेटर समझ आए। यहाँ पार्ट 2 में हमने ब्लॉक क्रेडिट समझना है कि ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है। तो जैसा इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें मिलता है विच वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन पार्ट 1, गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों के ऊपर उस क्रेडिट को ब्लॉक कर रखा है बिकॉज गवर्नमेंट को पता था कि अगर ये क्रेडिट ब्लॉक नहीं किया जाएगा तो दे विल बी मिस यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने कुछ पॉइंट्स पे क्रेडिट को ब्लॉक कर दिया। और ऐसा नहीं है कि पूरा ब्लॉक कर दिया, डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज कहीं कहीं एक्सेप्शन भी डाल दी कि अगर एक्सेप्शनल केस होगा तो आप इसका क्रेडिट अवेल कर पाएंगे। नॉर्मली उन चीज़ों का क्रेडिट ब्लॉक है। ऐसी 9-10 चीज़ें हैं जिनका क्रेडिट ब्लॉक किया है। तो लिस्ट में चलते हुए सबसे पहले बात करते हैं मोटर व्हीकल की। अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मोटर व्हीकल का क्रेडिट ब्लॉक है। गवर्नमेंट को पता था क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला सीमलेस क्रेडिट, मतलब कोई भी कितना भी क्रेडिट ले सकता है और हर चीज़ का क्रेडिट ले सकता है। तो गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता था कि लोग अपने घर के व्हीकल्स परचेज करने में भी वो बिजनेस के नाम परचेज कर लेंगे और उसका क्रेडिट अवेल करेंगे। तो एज ए जनरल पॉइंट गवर्नमेंट ने डाल दिया कि मोटर व्हीकल के ऊपर क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट देर आर सर्टेन पॉइंट्स जहां पर जेन्युइनली बिजनेस के लिए ही हमारा मोटर व्हीकल यूज होता है, उस केस में आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो ऐसे कौन से केसेस है जहां कंसिडर किया जाएगा कि आपके बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है व्हीकल? नंबर 1, अगर आप कोई भी व्हीकल परचेज करते हैं जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ज्यादा है, दैट इज इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो ये 100% माना जाएगा कि वो कॉमर्शियल व्हीकल है, उसको पर्सनल व्हीकल नहीं माना जा सकता। नंबर 2, अगर वो कुछ इस नेचर में है कि वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, फॉर एग्जांपल छोटा हाथी है या बड़ा हाथी है, उस टाइप के अगर कोई व्हीकल्स हैं तो हमेशा ये माना जाएगा कि वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिजनेस के कंटेक्स्ट में किया जा रहा है, उस केस में भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। फर्दर कुछ और केसेस में क्रेडिट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मोटर व्हीकल के डीलर हैं, बिकॉज इन दैट केस वो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड होगा, एज अ मोटर व्हीकल नहीं होगा। तो जैसे नॉर्मल स्टॉक का क्रेडिट मिलता है तब भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इसके बाद यदि आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स करते हैं तो गवर्नमेंट का बिल्कुल सिंपल सा रूल है, यदि कोई ऐसा है जिसका काम कैब सर्विसेज प्रोवाइड करना है या रूट परमिट लेके पैसेंजर्स को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाना है या एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक पहुंचाना है, बट ध्यान रखिएगा यहां पर पैसेंजर का मतलब पैसेंजर है। बहुत सारे लोग ऐसा ट्राई कर चुके हैं कि अपने एम्प्लॉयज को दिखा देते हैं कि जी फॉर द पर्पज ऑफ मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज हमने व्हीकल ले रखा है, इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है तो इसका क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा। इसके बाद एक और चीज है मोटर व्हीकल में, फॉर एग्जांपल आप ट्रेनिंग स्कूल्स चलाते हैं, जैसे कार ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, ऐसे ट्रक ड्राइविंग स्कूल्स भी होते हैं। तो यदि आप उनके लिए कार परचेज कर रहे हैं या ट्रक परचेज कर रहे हैं, उन केसेस में आपको क्रेडिट मिल जाएगा। नॉर्मली नहीं मिलेगा, बट ये जो एक्सेप्शनल केस हमने डिस्कस किए हैं इनमें क्रेडिट आपको मिल जाएगा। इसके बाद कुछ एक पर्टिकुलर सर्विसेज हैं, जैसे फूड सर्विस हो गई या स्पोर्ट्स सर्विस हो गई या जिम सर्विसेज हो गई, यहाँ पर नॉर्मली क्रेडिट नहीं मिलता, बट यहाँ एक्सेप्शंस हैं। यहाँ यदि आप फूड सर्विसेज को किसी सर्विस के लिए एज ए इनपुट यूज करोगे तो क्रेडिट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई एयरलाइन सर्विसेज किसी केटरर की सर्विसेज लेती है अपनी एयरलाइन में फूड सप्लाई करने के लिए। नाउ इन दिस केस इट इज क्लियरली फॉर बिजनेस यूज, यहाँ पर क्रेडिट अवेल कर पाएगी वो एयरलाइन कंपनी। सिमिलरली गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई मेंबरशिप ऑफ हेल्थ क्लब है या फिटनेस क्लब है, यहाँ पर भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा बिकॉज दे आर टिपिकली पर्सनल इन नेचर। इसके बाद लीव ट्रैवल या ट्रैवल्स के ऊपर, सपोज करो एक एम्प्लॉयर कहता है कि मेरे सारे एम्प्लॉयज ट्रैवल पे जाएंगे तो जो ट्रैवल के बिल्स के ऊपर जीएसटी होगा मैं उसको अवेल करना चाहता हूँ, तो नॉर्मली वो नहीं ले सकता। एक्सेप्शनल केस में अगर लॉ ने या किसी भी लॉ के तहत उसको ऑब्लिगेटरी इस तरह की कोई सर्विसेज देनी पड़ रही है या इस तरह का ट्रैवल प्लान देना पड़ रहा है, इन दोज केसेस क्रेडिट मिल सकता है, बट अंडर नॉर्मल रूल्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो यदि आपने अपनी बिजनेस में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन किया है तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो भी चीज आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई है उसमें क्रेडिट नहीं मिलता। सरिया, ईंट, बजरी, सीमेंट, इन सब का क्रेडिट नहीं मिलेगा। एनीथिंग टू एवरीथिंग। बट यहाँ एक एक्सेप्शन है। सपोज कीजिए आपका कोई प्लांट एंड मशीनरी है जिसके नीचे बेस बनाना जरूरी है, दैट विल कंस्टिट्यूट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्लांट एंड मशीनरी। तो अगर उस प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए यदि कोई कंस्ट्रक्शन करनी पड़ रही है या इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ रही है स्पेसिफाइड टाइप की, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। प्लस एक और पॉइंट, जैसे कि सपोज करो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं एंड मेरे पास एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ गया
मैंने उसमें से सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर ली। अब जो सब कॉन्ट्रैक्टर मेन कॉन्ट्रैक्टर को बिल देगा, मैं उस सब कॉन्ट्रैक्टर के बिल का क्रेडिट ले सकता हूं। इसका मतलब अगर वो सब कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज मेरे लिए एक रिलेटेड सर्विसेज हो गई या मेरे लिए इनपुट हो गया, तो मैं उसका क्रेडिट ले पाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप एक जीएसटी में कॉम्पोजिट डीलर की तरह रजिस्टर है, तो ये तो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था कि अगर आप एक कॉम्पोजिट डीलर हैं तो आप किसी क्रेडिट के लिए एलिजिबल ही नहीं होते हैं, तो आपको किसी भी चीज का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको ऑल टुगेदर क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। देन एक जनरलाइज पॉइंट गवर्नमेंट ने दिया कि किसी भी आइटम के लिए, नो मैटर यू आर रजिस्टर्ड पर्सन और आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हो जो पर्सनल नेचर के लिए है या जिसमें आप बेसिकली उसको कंज्यूम करोगे, उस केसेस में आप क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते, बिकॉज क्रेडिट आप सिर्फ और सिर्फ तब अवेल कर सकते हो जब वो प्रोडक्ट बिजनेस में यूज हो या वो सर्विसेज बिजनेस के लिए यूज हो। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ने बोला कि यदि आपका गुड्स चोरी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं, किसी भी तरीके से वो फर्दर बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाते, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, ऐसे केसेस में यदि आप ऑलरेडी क्रेडिट ले चुके हैं तो उस क्रेडिट का रिवर्सल करना पड़ेगा, और यदि आपने ऑलरेडी क्रेडिट नहीं लिया है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। बिकॉज गवर्नमेंट का क्रेडिट देने का सिर्फ एक पर्पस है कि वो प्रोडक्ट आगे फर्दर सर्विसेज या गुड्स सप्लाई करने में इस्तेमाल आए, और अगर वो लॉस्ट हो गया है इन दोज केसेस वो इस्तेमाल नहीं आ सकता। तो रूल इज वेरी सिंपल कि अगर गुड्स लॉस्ट हैं, डिस्ट्रॉयड हैं या किसी तरह से डिस्कार्डेड फ्रॉम द बिजनेस हैं, उनका क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, और अगर मिल चुका है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने 3 सेक्शन स्पेसिफाई किए हैं, 74, 129 एंड 130। यदि आपके पास गुड्स मिलते हैं और इन सेक्शन के तहत मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गुड्स डिक्लेयर नहीं किए थे अपने बिजनेस में, गवर्नमेंट को पता लग गया, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जब आउटपुट टैक्स लगाना चाहा तो आपने बोला कि नहीं साहब इसके ऊपर इनपुट टैक्स भी मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि दो केसेस इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। तो अगर कोई भी गुड्स इलीगल नेचर से या इरेगुलर तरीके से आपके पास पाए गए हैं तो उनके ऊपर आउटपुट टैक्स तो लगेगा, बट इनपुट टैक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो यही था ब्लॉक क्रेडिट, इतनी ही चीजों के ऊपर क्रेडिट ब्लॉक होता है। हम पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैपिटल गुड्स के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे करना होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ब्लॉक क्रेडिट के कंटेक्स्ट में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आगे इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।